अस्सलाम वालेकुम। आज आपके सामने मैं एक सैंपल पेपर लेकर हाजिर हुआ हूँ। ठीक है, इस क्लास का मकसद ये है कि आपने जो कुछ पढ़ रखा है, चाहे वो ग्रामर का पोर्शन रहा हो या आपके सबक से रिलेटेड जो कुछ चैप्टर्स पढ़ाए गए, उसमें आपको जवाब कैसे देना है, उसका तरीक़ेकार क्या होना चाहिए। ठीक है, जाहिर सी बात है बहुत से असबाक आपने कवर नहीं किए हैं, लेकिन अब उसको आप अपनी कोशिश से, मेहनत से आराम से कवर कर सकते हैं, क्योंकि आपने लिखना सीख लिया, पढ़ना सीख लिया, ग्रामर से भी आप अवेयर हो गए। अब हम ये उम्मीद करते हैं कि आप उन सवालों के जवाब दे सकेंगे और पूरी किताब आप पढ़ लेंगे। ठीक है, तो जो चैप्टर बराह रास्त आपने नहीं पढ़े हैं, हम उनकी जानिब भी इशारा करेंगे, और जो आपने पढ़ रखे हैं वहां तो हम उनका जवाब देंगे ही देंगे। ठीक है, उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जब कोई सवाल नामा हमारे सामने आएगा तो शुरू में हमें करना क्या होगा उसमें। ठीक है, क्या उसके लिए जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है, आपके पास सवालनामा कुछ इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, इस प्रश्न पत्र में 16 प्रश्न तथा 8 मुद्रित पृष्ठ है। ठीक है, यानी सवालनामे में आपके हो सकता है उसका कुछ अलग पैटर्न हो, लेकिन ये भी सवालनामा है और इसके हिसाब से देखा जाए तो 16 सवाल हैं, सबको 16 सवाल मिलेंगे और ये 8 पन्नों पर ये आपका सवालनामा होगा। मतलब ये है कि पहले हमें ये देख लेना है कि ये सवाल मुकम्मल हैं या नहीं, यानी 16 सवाल अगर हमें करने हैं तो 16 हैं या नहीं, कम ज्यादा तो नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से जो पन्नों की संख्या होती है वो भी ऊपर लिखी होगी कितनी है, उसे भी आप चेक कर लेंगे। उसके बाद में सबसे पहला काम ये होगा कि आप इस पर अपना रोल नंबर लिखेंगे। ठीक है, रोल नंबर लिखने का तरीका आप इधर से भी लिख सकते हैं और इधर से भी लिख सकते हैं। इधर से लिखने का फायदा ये होता है कि शुरू में आप 0 लगा देते हैं तो आपके नंबर में कुछ कमी या ज्यादती नहीं की जा सकती है, लेकिन इधर से लिखने पर कुछ अंक खाली भी रह सकते हैं। मुमकिन है कि आपको जो सवालनामा मिले या जो आपका रोल नंबर हो वो इन सबको फिल कर सके। ठीक है, हम एक इसे सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 3 6 2 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो आखिर के हिस्से भी आप छोड़ सकते हैं और शुरू के भी। इसके लिए आप अपने एग्जामिनर से एक मर्तबा जरूर मशवरा करेंगे कि हमें ये लिखने के लिए शुरू में लिखना चाहिए या आखिर के हिसाब से। आखिर में लिखेंगे तो ये 1 आपका पहले आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 7 8 4 2 1। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद में आपको डे और डेट ऑफ एग्जामिनेशन लिखना है। डे में लिखना है, सपोज दैट आपका पेपर है मंडे को, तो आप लिख देंगे मंडे, और डे ऑफ एग्जामिनेशन, डेट ऑफ एग्जामिनेशन लिखेंगे उसके आगे। सपोज दैट हमने लिख दिया 12/10/2000। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे फिल करेंगे। उसके बाद इस हिस्से में आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहां पर जो आपके निरीक्षक होंगे, मुमतहिन होंगे, वो अपने सिग्नेचर करेंगे आपका रोल नंबर और ये चेक करने के बाद। ठीक है, कुछ बातें जिनका आप हमेशा ध्यान रखेंगे। परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखें। कृपया प्रश्न पत्र को जांच लें कि प्रश्न पत्र के कुल पृष्ठों तथा प्रश्नों की उतनी ही संख्या है जितनी प्रथम पृष्ठ के सबसे ऊपर छपी है। लिखा हुआ होगा कि कितने सवाल आपके आएंगे। ठीक है, इस बात की जांच भी कर लें कि प्रश्न क्रमिक रूप में है, यानी सवाल ऊपर नीचे तो नहीं है, क्योंकि आपका जवाब जो होगा वो सीक्वेंस में होगा। ठीक है, उसके लिए दिक्कत न पेश आए। तीसरा, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आपको 4 विकल्प ए, बी, सी तथा डी में से कोई एक उत्तर चुनना है तथा दी गई उत्तर पुस्तिका में सही उत्तर लिखना है। ठीक है, यानी अगर इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक लाइन में एक सवाल होगा और उसके 4 जवाब नीचे दिए जाएंगे, उनमें से कोई एक ही सही होगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम पिछली क्लास में भी दे चुके हैं कि कुतुब मीनार, ठीक है,
कहां पर है, ये सवाल अगर किया गया और इसके ऑप्शन में दिया गया 1 2 3 4, ठीक है, यानी दिल्ली दिया गया, उसके बाद में कलकत्ता, लखनऊ, ठीक, और फिर यहां आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप आगरा लिख सकते हैं। अब इनमें से जो सही जवाब है, जाहिर सी बात है कुतुब मीनार दिल्ली में है, तो हम दिल्ली को मुंतखब करेंगे। तो आप अपने जवाबनामे पे पहला जवाब लिख करके, ठीक है, उसके आगे क्या लिख देंगे, दिल्ली। इसमें आपको इन तीनों ऑप्शन को लिखने की जरूरत नहीं है। अगर OMR शीट मिलती तो वहां पर आप गोला बना करके उसको फिल करते, लेकिन यहां आपको कॉपी मिलेगी, इसलिए आप सही जवाब जो होगा उसको मुंतखब करके लिख देंगे। जैसे यहां सही जवाब आपका क्या होगा, दिल्ली। इसको हम कहते हैं क्या, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है कि या तो सही या गलत, और कोई एक ही सही होगा, इसमें कोई कमी या ज्यादती आप नहीं कर सकते, इसीलिए सिर्फ एक को चुनेंगे। उसके बाद में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ साथ सभी प्रश्नों के उत्तर निर्धारित अवधि के भीतर ही देनी है, यानी जो टाइम है वो फिक्स होगा। आपको सवाल कोई भी छूट रहा हो या कम या ज्यादा हो रहा हो, अलग से वक्त नहीं मिलेगा, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए अलग से समय नहीं दिया जाएगा, ये भी मान के चलिए कि ये शॉर्ट क्वेश्चन भी उसी में शामिल है। उत्तर पुस्तिका में पहचान चिन्ह बनाने अथवा निर्दिष्ट स्थानों के अतिरिक्त कहीं भी अनुक्रमांक लिखने पर परीक्षार्थी को अयोग्य ठहराया जाएगा। यानी कॉपी में आप अपना रोल नंबर लिखने के अलावा और जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वो लिखने के अलावा और कुछ नहीं लिख सकते। अगर आप उस पर लिखते हैं तो वो आपके एक नकल समझी जाएगी या किसी भी तरीके से फ्रॉड समझा जाएगा, और ये भी मुमकिन है कि आपको एग्जाम में ना बैठने दिया जाए। अगला, अपनी उत्तर पुस्तिका पर प्रश्न पत्र का कोड नंबर, ठीक है, ये कौन सा सेट है ये जरूर देख लें। जो ऊपर लिखा हुआ है, जैसे ये सवाल है, ठीक है, ये कोड नंबर और ये सेट, ये चेक कर लें। अब आ जाइए अपने सवाल पे। कितने नंबर का ये सवाल होता है, पूरे इसके 100 नंबर होते हैं। वक्त आपको मिलता है 3 घंटा, ठीक है। इनमें से सब के सब सवाल आपके लिए करने जरूरी हैं, ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। हाँ, कुछ आपके जवाब ऐसे मिलेंगे जो अथवा करके होंगे, तो वो आपको खुद ही वहां पर मिल जाएगा, लेकिन वो सवाल नंबर जरूर सॉल्व करना होगा। उस नंबर के अंदर ऑप्शन हो, ये बिल्कुल पॉसिबल है। दूसरा, प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक उनके सामने दिए हुए हैं, कौन कितने नंबर का सवाल होता है, ठीक है। अब देखिए, इन्होंने 1 × 5 = 5 लिखा है, मतलब ये कि ये 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। इन पांचों का एक एक नंबर है, इसलिए सबको मिला करके 5 नंबर हो जाएंगे। 1 × 5 = निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, जिसका हमने अभी जिक्र किया वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में। सवाल है, वो बुक मंगाई थी क्या सर? बुक मंगाई थी? हाँ, देखिए सवाल है, रहीम के दोहे खैर खून खांसी खुशी में कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो इसका देखिए, दोहे के बारे में हमने आपको बताया था। देखिए, हमने आपको कविता के बारे में और कहानी के बारे में, ठीक है, दोनों के बारे में अलग अलग पढ़ाया है। उसके अलावा कविता के भी अलग अलग रूप हैं, ठीक, और उसी तरीके से पद्य के, ठीक है, गद्य के भी अलग अलग रूप हैं। यानी गद्य और पद्य, आप प्रोज और पोएट्री कह सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से कविता में आपको अलग अलग रूप देखने को मिलेंगे, उसी तरीके से आपको निबंध में भी अलग अलग रूप देखने को मिलेंगे। सवाल जो आपका होगा वो असल चैप्टर से भी हो सकता है, और उसके अलावा उसके अंदर जो खूबियां हैं उनके बारे में भी हो सकता है। तो इस सवाल की जो शुरुआत कर रहे हैं, रहीम दास के दोहे से कर रहे हैं, ठीक है। रहीम का दोहा देखिए क्या है, खैर खून खांसी खुशी वैर प्रीत मदपान, रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल जहान, ठीक है। खैर खून खांसी खुशी वैर प्रीत मदपान, यानी ये वो चीजें हैं जिनको आप कभी भी छुपा नहीं सकते, कितनी भी आप कोशिश कर लीजिए, ठीक है।
दोहा नंबर 6, इसको एक्सप्लेन करते हुए इन्होंने देखिए बताया है कि यहां पर अलंकार हम कैसे ढूंढ सकते हैं। दोहा नंबर 6 देखिए, ये तो दोहे का इन्होंने अर्थ बताया, ठीक है। खैर खून खांसी खुशी वैर प्रीत मदपान, रहीमन दावे ना दबे जानत सकल जहान। इन्होंने पूछा है अलंकार के बारे में, तो आपको इन तमाम असबाक में अलंकार जो भी हैं, यानी अलंकार मतलब शेर की जो खूबियां हैं, ठीक है, वो कहां मिलेंगी? इसी के नीचे आप जाते हैं जब, तो यहां देखिए टिप्पणी करते हुए इन्होंने क्या लिखा है, खैर खून खांसी खुशी में खा वर्ड का दोहराव है, ठीक है, सब में खा 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 आ रहा है, यानी वर्ड का रिपीटेशन, किसी लफ्ज का किसी भी लाइन में बार बार आना, ये एक खूबी हुई शायरी की। तो इस खूबी को कहते हैं अनुप्रास अलंकार। कौन सा? अनुप्रास अलंकार। आप जानते ही हैं कि जहां एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो जहां भी इस तरह बोल्ड कुछ लिखा हुआ हो उसको आप याद कर लेंगे, मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो इस अलंकार के बारे में अगर बात करें तो कौन सा है? अनुप्रास, ठीक है। सवाल पर आइए, ठीक है, कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। अब यह अनुप्रास क्या है आप समझ गए, यानी किसी लेटर का बार बार आना, ठीक है। तो सही जवाब इसमें हो जाएगा ये। दूसरा है, कौन से विकल्प से मनुष्य के हृदय के भावों को प्रकट करने का भाव प्रकट होता है? हृदय के भाव यानी दिल की कैफियतों को आप जानते हैं, इनमें से कौन सी लाइन ऐसी है? तो इन्होंने कहा जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही दे, ठीक। उसके बाद में निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम, नैना दे बताए सब हित को हेत है। इसका ताल्लुक देखिए निंदक से हो गया, तो मतलब ये कि इसका भी हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। नैना देत बताए यानी नैना के बारे में हो गया, आंख के बारे में, ये भी इसमें नहीं आएगा। फिर दो हाथ उलीचिए, हाथ का ताल्लुक इसमें हो गया, ये भी नहीं आएगा। तो सही जवाब हमारा निर्मल आरसी है। तो हम शीशे को दिल से कहते हैं ना, शीशे दिल। तो जिस तरीके से शीशा साफ शफाफ होता है उसी तरह दिल भी होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब ए, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कह दे। अगला, आहान कविता के अनुसार मूर्ति के बिना सांचा नहीं बन सकता, सांचे के बिना मूर्ति नहीं बन सकती, सांचे के बिना लोग संघर्षशील नहीं हो सकते, और सांचे के बिना सफलता नहीं मिल सकती, ठीक है। हमने आहान कविता आपको पढ़ाई है, आहान खोल दीजिए। अब देखिए इन्होंने क्या किया था, इसमें आपको बताया गया था कि लोग गुलामी में जिंदगी गुजार रहे थे, उनको एक तरीके से तहरीक आज़ादी के लिए तैयार करना था, ठीक है। तो वहां पर जो एक तरीके से लोगों में थकन, घबराहट, बेचैनी दिख रही थी, नाउम्मीदी दिख रही थी, उसको दूर करने के लिए एक पूरी कविता लिखी गई है। बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों आगे बढ़ो, ऊंचे चढ़ो, है भाग्य की क्या भावना आप पाठ पौरुष का पढ़ो, ठीक है सामने का ग्रास भी मुख में स्वयं जाता नहीं, हाँ ध्यान उद्यम का तुम्हें तो भी कभी आता नहीं। देखो मतलब ये कि यहाँ प्रोवोक कर रहे हैं, मिसालें दे दे करके प्रोवोक कर रहे हैं। आगे भी आप यही देखेंगे, लोग पिछले लोगों को याद दिला रहे थे, उनको भी यही चीजें आगे बढ़ाने के लिए कही गई थी। जो लोग पीछे थे तुम्हारे बढ़ गए हैं, बढ़ रहे, मतलब जो आज बढ़े हुए हैं कभी तो वो भी तो पीछे थे। पीछे पड़े तुम दैव के सिर दोष अपना मर रहे, खुदा को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हो, है ना। पर कर्म तैल बिना कभी विधि दीप जल सकता नहीं, है देव क्या सांचे बिना कुछ आप ढल सकता नहीं, ठीक है। यही लाइन आपके सवाल का जवाब है। क्या कहा इन्होंने? कर्म तैल बिना कभी विधि दीप जल सकता नहीं, यानी आप जब तक के काम नहीं करेंगे, कुछ मेहनत नहीं करेंगे, आपकी कामयाबी का चिराग नहीं जलेगा। है दैव क्या सांचे बिना कुछ आप ढल सकता नहीं, कह रहे हैं आप देखिए दैव की बात करते हैं, खुदा की मूर्ति की बात करते हैं आप, अगर सांचा ना हो तो मूर्ति कैसे ढल जाएगी। यानी पहले सांचे का होना जरूरी है, किसके लिए? मूर्ति बनने के लिए। अब जब आपका जवाब है तो इन्होंने जो आंसर दिए हैं, मूर्ति के बिना सांचा नहीं बन सकता, गलत। सांचे के बिना मूर्ति नहीं बन सकती, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। सांचे के बिना संघर्षशील, और इससे कोई लेना देना नहीं है। जो आपके एग्जैक्ट सवाल का जवाब है वो सवाल जवाब नंबर 2 है कि सांचे के बिना मूर्ति कभी नहीं बन सकती, ठीक है। आजादी कविता के अनुसार आजादी का अर्थ है,
देखिए एक बात आप याद रखिए कि कविताओं से सवाल बहुत आते हैं, कविताएं सारी पढ़ के जाइएगा और आप इस सवालनामे में भी देखेंगे कविताओं का बहुत महत्व है। तो वो कविताएं छोटी होती हैं लेकिन उसमें इतने रूप होते हैं, इतनी चीजें होती हैं कि बहुत सवाल उनसे बनते हैं। तो आजादी कविता के अनुसार आजादी का अर्थ क्या हो सकता है? उन्मुक्ता, उच्छृंखलता, मनमर्जीपन, सैर सपाटा, घूमना फिरना, सोना, कर्तव्य के महत्व को समझना। ठीक है, क्या हो सकता है? आजादी के अनुसार आजादी का अर्थ क्या है कविता का? कविता आजादी खोल लीजिए, आजादी के बारे में ये एक तरीके से क्या है? ट्रांसलेशन है। ठीक, अब इस कविता का उद्देश्य देखिए क्या है। देखिए कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से ये पता चलता है कि हमारे समाज में आजादी को अनेक संदर्भों में देखा जाता है। ठीक है, कभी कभी उन्मुक्तता, उच्छृंखलता, मनमर्जी, सैर सपाटे, गैर जिम्मेदारी, तात्कालिक तथा सीमित लाभ और कर्महीनता को ही आजादी मान लिया जाता है, जो कि क्या है? गलत है। ये सारे संदर्भ व्यक्तिगत और मामूली आनंद से प्रेरित है। आजादी का अर्थ जिम्मेदारी का भाव भी लिए है, जबकि उपयुक्त संदर्भ गैर जिम्मेदारी लिए हुए है। शागिर्द अपने आसपास आजादी के जितने संदर्भ देखता है उनका वर्णन करते हुए उस्ताद से पूछता है कि क्या ये सब आजादी के विभिन्न रूप हैं या आजादी कुछ और है? तो कहने का मतलब ये हो गया कि आजादी ये लाभ कर्महीनता ये नहीं है, आजादी है जिम्मेदारी का एहसास। ठीक है, तो यहां पर आजादी का मतलब कर्तव्य के महत्व को समझना। बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता का संदेश, ये कविता आपको हमने नहीं पढ़ाई है, ठीक है, लेकिन इस कविता का भी आंसर आप कहां से निकालेंगे? कविता पढ़ने के बाद में कविता के उद्देश्य से, मूल पाठ से। ठीक है, क्लाइमेट से, पर्यावरण से मुताल्लिक ये कविता है। ठीक है, जमीन को हम कैसे देखते हैं, बूढ़ी पृथ्वी का दुख, ठीक है, नदियों दरख्तों के कटने के, इन सारी चीजों पर ये कविता है। चिपको आंदोलन का भी जिक्र है, ठीक है, जो पेड़ कटने से रिलेटेड था और बचाने के लिए किया गया था। भाव संदर्भ देखिए, इस कविता में अनेक प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को एक बार फिर से याद कीजिए। इन प्रश्नों के माध्यम से कुछ सुनने, देखने, महसूस करने, सोचने और थोड़ा सा समय निकालकर बतियाने का आग्रह किया गया है। यानी इन सारी चीजों के बारे में गौर फिक्र, भला किनके बारे में? जाहिर है पेड़, नदी, पहाड़, हवा के बारे में, और मूल रूप से उस पृथ्वी के बारे में जिसके ये सब अवयव यानी अंग है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इस कविता में बुनियादी तौर पर क्या किया गया है? जमीन और उसके जो भी मुताल्लिकात हैं, पहाड़ हो गए, ठीक है, दरख्त हो गए, नदियां हो गए, उन सब के बारे में गौर फिक्र करने की बात कही गई है। तो इस कविता का उद्देश्य एक तरीके से पर्यावरणीय है। तो इन्होंने ऑप्शन क्या क्या दिया है? पर्यावरण के प्रदूषण से प्राणियों की रक्षा संभव है, बिल्कुल। प्रकृति की रक्षा से ही प्राणियों की रक्षा संभव है। प्रकृति विरोधी व्यवहार से प्राणियों की रक्षा संभव है। प्रकृति विरोधी व्यवहार से मानव कल्याण संभव है। विरोधी व्यवहार दोनों बिल्कुल गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब इन्होंने कहा पर्यावरण के प्रदूषण से प्राणियों की रक्षा, प्रदूषण बात आएगा, ये भी गलत, मतलब प्रकृति की रक्षा से ही प्राणियों की रक्षा संभव है। सही जवाब आपको मिल गया। ठीक है, अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 15 से 20 शब्दों में देना है। क्या है? बीती विभावरी जागरी कविता। ठीक है, ये भी कविता है। देखिए बार बार कविता से रिलेटेड सवाल आ रहे हैं। इसमें कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किस रूप में किया है, ये पढ़ने के बाद आप 15 से 20 लफ्जों में कर देंगे। ठीक है, यानी जो विशेषता है उस कविता की मेन, उस पर आप फोकस करेंगे। कितने लफ्जों में? 15 से 20। अगला है उनको प्रणाम कविता से ली गई पंक्ति, ये दुनिया जिनको गई भूल में, जिनको से कवि का क्या आशय है? जाहिर सी बात है पुराने तारीखी लोगों के बारे में बताना मकसूद है, तो आप उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। ठीक है, आहान कविता से ली गई पंक्ति, बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों आगे बढ़ो ऊंचो चढ़ो, का क्या भाव है? भाव मतलब जज्बा क्या है? लोगों को प्रेरित करना, आगे बढ़ाना। ठीक है, तो आगे बढ़ाने का जज्बा यहां आपको दिखेगा। कबीर के पठित दोहे के आधार पर लिखिए कि निंदकों के जीवन में क्या महत्ता है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था? निंदक नियरे राखिए, ठीक है, आंगन कुटी छवाए।
तो उसका मतलब ये हुआ कि जब निंदक आपके करीब रहता है तो आपको सही मशवरे देता रहता है। ठीक है। कबीर ने दोहे में दो हाथ उलीचिए किसके लिए और क्यों कहा है? ठीक है, किस लिए कहा है? दोहे के बारे में अभी हमने आपको बताया है। ठीक है, ये देखिए कबीर का दोहा है जो अभी हमने बताया। ठीक है, जो जल बाढ़े नाव में घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम। ठीक है, यानी दोहा नंबर 4, जो जल बाढ़े नाव में। ठीक है, इसको अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो आप देखिए इन्होंने बाहर की खराबी को अंदर की खराबी को कंपेयर करके किस तरीके से उसका सही रूप निकाला है। ठीक है, अगर नाव के बाहर पानी बढ़े, नाव आपके पास है तो ठीक है, लेकिन नाव के अंदर भर गया तो आपके लिए दिक्कत पैदा हो सकती है। ठीक है, जैसे मलिकजादा मंजूर अहमद का शेर है, दरिया में तला तुम हो तो बच सकती है कश्ती, कश्ती में तला तुम हो तो साहिल न मिलेगा। ठीक है, वही भाव है। अब देखिए इस दोहे में कबीर कहते हैं कि यदि नाव में पानी भरने लगे और घर में पैसे की अधिकता होने लगे तो समझदारी इसी में है कि दोनों हाथों से उलेचना शुरू कर दीजिए, मतलब खर्च करना, सखावत। ठीक है, दान जिसको कहते हैं। नाव में पानी बढ़ने पर उसका डूबना निश्चित है, इसीलिए जैसे ही पानी भरने लगता है नाविक उसे दोनों हथेलियां मिलाकर अंजुरी बनाकर बाहर फेंकने लगता है। इसी तरह यदि घर के अंदर आवश्यकता से अधिक पैसा बढ़ने लगे तो समझदार व्यक्ति को अंजुरी भर भर कर उसे बाहर कर देना, यानी दान कर देना या खर्च कर देना चाहिए। तो यहां दोनों हाथ उलीचने से मतलब क्या है? खर्च करना है। ठीक है, इसका आप एक्सप्लेन कर देंगे। चंद्रगना से लौटती बेर कविता में कवि ने किस स्वयंवर की और कैसे चर्चा की है? ठीक है, इस कविता को जाहिर सी बात है हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसके दो मुख्य जो पात्र हैं उनके बारे में लिखने की बात कही गई है। अगला सवाल, निम्नलिखित काव्यांश किस पाठ से लिया गया है? उसके कवि का नाम लिखते हुए काव्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। यह सवाल भी आपका कविता से है। इसमें क्या है? कवि का नाम पूछा है और काव्यांश का काव्य सौंदर्य यानी जो कविता है उसकी खूबसूरती किन बुनियादों पर है, कौन सी चीजें इसके अंदर अट्रैक्ट कर रही हैं, उस पर आपको लिखना है। तो कविता के देखिए दो हिस्से दिए गए, अथवा करके यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो आप इसमें चाहे ये वाला पोर्शन कर सकते हैं और चाहे ये वाला कर सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए एक बंद है, घबरा के भागना अलग है, क्षिप्र गति अलग है, क्षिप्र तो वो है जो सही क्षण में सजग है। फिर अगला है, थोड़ा सा वक्त चुरा कर बतियाया है कभी, कभी शिकायत ना करने वाली, गुमसुम बूढ़ी पृथ्वी से उसका दुख, अगर नहीं तो क्षमा करना, मुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेह है। इसका ताल्लुक भी पृथ्वी वाली जो अभी कविता हमने पढ़ी है उससे है। तो जाहिर सी बात है इसका उद्देश्य क्या है, इसकी खूबसूरती किसमें है? पर्यावरण की रक्षा कैसे की जाए, यानी पर्यावरण को, अपने माहौल को कैसे बचाया जाए। और दूसरी चीज ये भी आपको इसमें बताना है कि इसका कवि कौन सा है। ठीक है, तो काव्यांश भी देखना है और कवि का नाम भी देखना है, दो चीजें आपको इसमें बताना है। आप ये काम कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें और जो मूल उद्देश्य इसका निकल करके आए उस पर थोड़ी सी बात कर लें और कवि का नाम भी आखिर में लिख दें। अब देखिए इन्होंने सवाल में ऑप्शन दे दिया है कि किसी 3 का उत्तर देना है आपको। इनमें से कितने सवाल हैं? 1 2 3 4। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको मिल सकते हैं, इनमें से आप कोई भी 3 कर सकते हैं। बीती विभावरी जागरी कविता के अनुसार प्रातःकालीन सौंदर्य का वर्णन कीजिए। ये सुबह जल्दी उठने से रिलेटेड और सुबह उठकर सुबह की खूबसूरती, सूरज उगने का दृश्य, ठीक है, उसका जिक्र जिस तरीके से कविता में किया गया है आपको अपने लफ्जों में करना है उस कविता के अनुसार। फिर उनको परिणाम कविता में कवि ने किन लोगों के साहस की ओर ध्यान दिलाया है? जाहिर सी बात है कुछ बहुत तारीखी और ऐसे बहादुर लोग हैं जिनका हमें हमेशा जिक्र करना चाहिए। तो कवि क्या कर रहा है? उनको प्रणाम, यानी उनको एक तरीके से सैल्यूट कर रहा है। बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता के आधार पर प्रकृति के प्रति मानव की भूमिका का उल्लेख, यानी यहां पर आपको एक आर्टिकल लिखना है जिसमें दिखाना है कि जमीन या प्रकृति के तई आदमी का क्या रवैया होना चाहिए। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि पॉल्यूशन से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन से तरीके अपना सकते हैं। फिर एक सवाल है चंद्रगाना, जाहिर सी बात है 3 आपके हो गए, लेकिन आप इससे भी कर सकते हैं एक ऊपर से किसी को छोड़कर। चंद्रगाना से लौटती बेर कविता में कवि ने किन प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन किया है? अपने शब्दों में इसे भी आप लिख सकते हैं। अब अगले सवाल,
50 शब्दों में जो लिखना है इसमें भी ऑप्शन है, ठीक है। बूढ़ी पृथ्वी का दुख पाठ के आधार पर बताइए कि मानव के प्रकृति विरोधी कार्य मनुष्य के लिए अति हानिकारक हैं। पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए आप क्या उपाय करेंगे, एक सुझाव मांगा है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से, अगर आपने कविता को अच्छी तरीके से पढ़ा है तो आप आराम से लिख सकते हैं 50 लफ्जों में। या दूसरा सवाल लिख दीजिए जो आज़ादी वाली कविता है उसके संदर्भ में लिखिए कि आपकी दृष्टि में आज़ादी का क्या मतलब है, यानी आप क्या आज़ादी समझते हैं, आराम से खाओ पियो घूमो, या आज़ादी की कुछ जिम्मेदारी भी होती है, ठीक है। फिर देखिए इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है जो सबसे ज्यादा इसमें सटीक हो, ठीक है। आखिर में दिया हुआ है, बहादुर कहानी की नायिका निर्मला बहादुर के लिए रोटियां बनाना छोड़ देती है। किस कहने पर, वाचक के कहने पर, किशोर के कहने पर, पड़ोस की स्त्री के कहने पर, रिश्तेदार के कहने पर। तो आपका सही जवाब बी है, आपने पढ़ रखा है, पड़ोस की स्त्री के कहने पर। फिर अगला सवाल है, लेखिका की अवस्था में गिल्लू का उनके बालों को सहलाना, ठीक है, क्या है, मानवीय व्यवहार का उदाहरण, शिष्टाचार, प्रेम की उत्कृष्टता, गर्मी से राहत। ये एक तरीके से मानवीय व्यवहार की उदाहरण है, ठीक है, कि वो प्यार से उसके सर पर हाथ फेर रहे हैं। रॉबर्ट नर्सिंग होम पढ़ा है आपने, इसके अनुसार हम किसी को भी अपना बना सकते हैं। किस आधार पर, भाषा व धर्म के आधार पर, मानवीय व्यवहार व आचरण के आधार पर, धन संपत्ति के आधार पर, प्रलोभन व पक्षपात के आधार पर। जाहिर सी बात है भाषा और धर्म के आधार पर कभी एक नहीं होते लोग। हाँ, मानवीय व्यवहार बिल्कुल सही है, धन संपत्ति भी गलत है, प्रलोभन भी गलत है। अगला सवाल, भारतीय महिलाओं ने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई। अब क्या है जवाब इसके, अदम्य साहस आत्मविश्वास के बल पर, शारीरिक शक्ति और धन के बल पर। यह सवाल गलत हो जाएगा क्योंकि शारीरिक शक्ति की बात करें तो नर जो है ज्यादा हावी है। सुंदरता और धन के बल पर, यह भी सवाल गलत हो जाएगा क्योंकि धन भी दूसरों के पास ज्यादा है। पुरुषों और पूर्वजों के बल पर, यह भी गलत हो जाएगा। तो सही ऑप्शन ए, अदम्य साहस आत्मविश्वास के बल पर, यानी खुद एतमादी की बुनियाद पर, हिम्मत की बुनियाद पर। अगला सवाल, फीचर में होना अनिवार्य है। फीचर आपने पढ़ा है एक, ठीक है, क्या चीजें होनी चाहिए उसमें, स्रोत की जानकारी का, बहुत सही जवाब पहले ही मिल गया, फोटो का, सूचना का, संपादक के विचारों का, ठीक है। अब देखिए इसमें दो ऑप्शन है, एक सूचना का या संपादक के विचारों का, ये तो गलत हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ सूचना नहीं होती है, स्रोत की जानकारी का होना जरूरी है, इसलिए ये भी बिल्कुल दुरुस्त हो जाता है फीचर। अपना प्राया पाठ के अनुसार रक्त की श्वेत कणिकाएं, ठीक है, निष्क्रिय बनी रहती हैं, रोगाणु से लड़ती हैं, रोगाणुओं का भोजन बनती हैं, रोगाणुओं को शरीर से बाहर पहुंचाती हैं। सही ऑप्शन आपको क्लिक करना है। अब देखिए अगला सवाल है कि 15 से 20 शब्दों में इनका आप उल्लेख करें। बहादुर वाचक के घर से क्यों भाग गया, जवाब देना है आपको, क्योंकि उसको प्रताड़ित किया जा रहा था, मार दिया था, ठीक है। गिल्लू पाठ के आधार पर लिखे कि उसकी मृत्यु के बाद लेखिका ने अंतिम संस्कार कैसे किया और क्यों किया। फिर रॉबर्ट नर्सिंग होम में पाठ के आधार पर लिखे कि लेखक ने जर्मनी को महान देश क्यों कहा, ठीक है। फिर बछेंद्री पाल का भी जिक्र है, इनमें पढ़ाई जारी रखने में क्या बाधा आई थी, इन्होंने क्यों छोड़ी थी और फिर बाधाएं कैसे दूर की थी। सुखी राजकुमार कहानी के आधार पर गौरैया के चरित्र की 2 विशेषताएं लिखिए, ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के आधार पर लिखिए कि नाखून का बढ़ना और नाखून का काटना, इन दोनों में किसे अच्छा मानते हैं और क्यों। जाहिर सी बात है पशुता और मनुष्यता की बात की गई थी, तो हम सब चाहते हैं कि इंसान बन के रहें, इसीलिए उसकी खूबियों पर बात कीजिए। शतरंज के खिलाड़ी पढ़ा भी है, पाठ में लेखक ने गुलाम बनने वाली किन स्थितियों का चित्रण किया है। आप देखते हैं लखनऊ की पूरी सूरत हाल है उसमें, ठीक है। एक तरीके से काहिली आ गई थी, लोग जो है ध्यान नहीं दे रहे थे किसी चीज पे। अब एक सवाल यह है कि एक हिस्सा दिया हुआ है आपके सबक का, इसको पढ़ना है और जवाब देना है, ठीक है, इसी में से, ठीक है, इसी में से आपको पढ़ना है और जवाब देना है। अर्थात विलासी जीवन झूठी शानो शौकत के बल पर चलता है, यदि शानो शौकत पर कहीं से आंच आती है तो बर्दाश्त नहीं हो पाता। व्यक्तिगत वीरता जाग उठती है, लेकिन वो व्यक्तिगत वीरता किस काम की जो देश के काम ना आए और आत्मघाती बन जाए।
मिर्जा के व्यवहार को इसी आधार पर देखा जा सकता है। वस्तुतः इसे शान शौकत के मूल में कायरता ही है। अब इसके देखिए जवाब ये है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम आपको लिखना है। विलासी जीवन क्या होता है, इसके आधार पर विलासी जीवन का आधार क्या होता है ये लिखना है। और व्यक्तिगत वीरता का क्या आशय है ये आपको लिखना है। अब इसमें से चाहे आप ये ऊपर वाला कर दें और दूसरा टेक्स्ट दिया हुआ है चाहे ये कर दें, यानी बुनियादी तौर पर 3 चीजें जरूरी हैं, लेखक का नाम, जो मूल उद्देश्य है उसके बारे में, और एक सवाल जो वो ऐड कर रहे हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर लगभग 20-20 शब्दों में आपको लिखना है। गिल्लू का महादेवी से अन्य पशु पक्षियों की अपेक्षा अधिक लगाव किन बातों से होता है, ठीक है। फिर रॉबर्ट नर्सिंग होम में पाठ में जादू की पुड़िया किसे कहा गया है, ठीक। कल्पना चावला का जन्म किस राज्य और परिवार में हुआ था, अध्ययन के समय उसकी रुचि अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति क्यों हो गई, ठीक है। कल्पना चावला के बारे में इसको भी आप लिखेंगे, ठीक है, किसको उन्होंने देखा था और इंस्पायर हो गई थी। इंट्रो किसे कहते हैं, अखबार में इंट्रो का क्या महत्व है, ये अखबार के मुतालिक जो चीजें पढ़ाई गई हैं उसमें थे, ठीक है। उसके बाद आता है सुखी राजकुमार, पाठ के आधार पर लिखिए कि मेयर के स्वार्थी होने का ज्ञान किन बातों से होता है। अब ये जाहिर सी बात है, ये एक पाठ है, जब पूरी कहानी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि खुदगर्जी उसकी किन बातों से निकल करके आती है। इन सब पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है बिल्कुल। उसके बाद में आपको 40 से 50 शब्दों में थोड़ा सा डिटेल में जाना है। इसमें क्या है, फीचर किसे कहते हैं उसके भेद को लिखिए, फीचर में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक। फिर भारत की बहादुर बेटियां जो हमने पढ़ाया है, देश को गौरव दिलाने वाली 3 महिलाओं के नाम और कार्यक्षेत्र का उल्लेख कीजिए इसमें से, ठीक है। गिल्लू किन क्रियाओं से लेखिका का ध्यान आकर्षित करता था और क्यों, इसके बारे में थोड़ा सा। बहादुर कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है, बहादुर जैसे घरेलू नौकरों के प्रति आप कैसा व्यवहार करना चाहेंगे और क्यों, थोड़ा सा अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू इसमें आ जाता है। आप ये याद रखिए कि मूल पाठ हमारा किसके बारे में है, किस विषय पे है, ठीक है। तो यहाँ पर मुलाजिमों के बारे में है जो नौकर घर में रखते हैं कि उनके तहीं अच्छा व्यवहार हमें कैसे करना चाहिए। फिर है निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दरवाजे से बाहर जाने से पहले अपने जूतों के तस्मे बांधने के लिए मैं झुकता हूँ, रोटी का कौर तोड़ने और खाने के लिए झुकता हूँ अपनी थाली पर, पूरा एक काव्यांश है, ठीक है। इस तरीके से अथवा करके 2 भी दिए जा सकते हैं, लेकिन मूल जो रूप आपका सवाल का है उसमें क्या है कि कविता में किस बात का चित्रण है, ठीक है। जो चित्रण मेन है उस पर आपको जोर देना है, पहचानना है कि निकल के क्या आ रहा है इससे। दूसरी चीज इन्होंने थोड़ा डिटेल में जाके पूछी कि थाली की ओर कब झुका जाता है, कब झुकता है इंसान, ठीक है, खाते हुए झुकता है या और भी बहुत से अलग अलग मौके आते हैं, आपको जिक्र करना है जो कविता में जिसका उल्लेख हुआ हो, जिक्र हुआ हो। फिर इसी में एक सवाल, एक सामान्य व्यक्ति और चापलूस के झुकने में क्या अंतर होता है। जाहिर सी बात है वो विनम्रता दिखाता है और चापलूस अपना फायदा देखता है। आदमी चापलूस क्यों होता है, काम निकालने के लिए, है ना। झुकने को अवगुण कब माना जाता है, जब इंसान किसी की मातहती में यानी जहां नहीं झुकना चाहिए वहां झुकता है तो वो बुराई हो जाती है, और अगर रिस्पेक्ट में झुकता है, एहतराम में झुकता है तो वो खूबी बन जाती है। इसी तरह गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए ये पैटर्न बहुत आपको देखने को मिलेगा। आपके सामने सबक का हिस्सा दे दिया जाएगा, पढ़ने के बाद उसी से सवाल पूछे जाएंगे। तो जिस तरह ऊपर किया गया था कविता से, उसी तरीके से देखिए गांधी जी से रिलेटेड ये, और इसमें नीचे सवाल बना दिए गए। क्या, गांधी जी को महामानव क्यों कहा गया है, हिंसा के दमन की प्रेरणा देने में गांधी की तुलना किनसे की गई है, फिर गांधी जी सार्थक जीवन की आधारशिला किसे मानते हैं। अब ये आसान है क्योंकि आपके इसी टेक्स्ट में आ गई हैं ये सारी चीजें, ठीक है। सर्वोदय आंदोलन से आप क्या समझते हैं, गद्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक लिखिए। हाँ, अब ये हो सकता है एक कि कहा गया किताब ने जो टाइटल दिया है लेखक ने वो तो दिया है, आप अपने हिसाब से बताइए कि इसका बेहतरीन टाइटल और क्या हो सकता है। फिर अगला सवाल है, निम्नलिखित के निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। किसी एक समस्त पद का विग्रह कर समास का नाम लिखिए। ग्रामर का पोर्शन जो हमने आपको पढ़ाया था। तो देखिए समास क्या होता है, लफ्ज को छोटा कर देता है, ठीक है। इसीलिए जो इन्होंने जलधर लिखा या रोगग्रस्त लिखा, तो रोगग्रस्त किसे बोलते हैं, जिसको रोग लग गया हो, जो मरज में मुब्तला हो, उसको कहते हैं रोगग्रस्त, ठीक है। तो ये समास है। इसी तरह संधि विच्छेद यानी अलग करना, चिकित्सालय यानी चिकित्सा प्लस
आलय। फिर कहा गया सु और अति उपसर्ग से एक एक शब्द बनाइए। सु से सुंदर बना दीजिए, अति से अति सुंदर बना दीजिए, इस तरह। फिर आ और अनीय प्रत्यय से एक एक शब्द बनाइए, जिस तरह असु और अति से बनाए थे उसी तरह इन दोनों से भी बनाना है। फिर सरल वाक्य में बदलना है, जैसे एक वाक्य लिखा जहां जाना, वहां जाना और वहां से लौट आना कठिन काम है, तो आप इसको कैसे आसान लिख सकते हैं, वहां जाना आना कठिन काम है। ठीक है, आसान हो गया। रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए, जिन्होंने वीरता दिखाई उन्हें पुरस्कृत किया गया। ठीक है, मतलब ये एक अच्छा काम हुआ। ठीक है, जिन्होंने रचना क्या वीरता दिखाई, बहादुरी दिखाई, उनको उनकी बहादुरी का इनाम मिल गया। ठीक है, तो ये पैटर्न हुआ आपके सवाल सॉल्व करने का। इस तरीके से और भी कुछ सवालात होंगे, जैसे एक ये भी देखिए, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए, जिसका आदि ना हो उसको क्या कहेंगे, जो स्मरण करने योग्य हो उसको क्या कहेंगे, तो विस्मरणीय अविस्मरणीय। ठीक है, इस तरह जो याद स्मरण करने योग्य हो विस्मरणीय यादगार, और ना हो योग्य हो तो अविस्मरणीय। इसी तरह लफ्जों को, ये सब ग्रामर का हिस्सा है। निम्नलिखित में से किसी एक के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए, मृत सूर, ठीक है, जो सेम माने में हो। निम्नलिखित में से किसी एक मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए, जले पर नमक छिड़कना कब, जब किसी चीज को आप और भड़काना चाहते हो। वाक्य को शुद्ध रूप में लिखिए, मैं उसको देखा तो रो पड़ा, गलत है, मैं उसको देख कर रो पड़ा। ठीक है, अब उसी तरीके से निम्नलिखित गद्यांश का सार लगभग 1/3 शब्दों में लिखिए, यानी इसको पढ़ना है और इसको अपने लफ्जों में थोड़ा मुख्तसर करके लिख देना है। ठीक है, इसी तरह अगला सवाल जो है, इसमें भी आपके घर की बिजली का बिल गत 2 महीनों से बहुत अधिक आ रहा है। बिजली की मीटर के खराब होने की सूचना देते हुए उसे बदलने के बिजली बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी को पत्र लिखिए। हमने पत्र के बारे में आपको पढ़ाया, अलग अलग लोगों को लिखने के लिए अलग अलग तरीके हैं, तो ये उसी में से अगर आप एक खत लिख लेते हैं तीनों को, घर वालों को, एक एक ऑफिशियल को, दोस्त को, तो प्रैक्टिस हो जाएगी, आराम से आप लिख सकते हैं। विद्यालय में छुट्टी के लिए नाटक में भाग लेने पर प्राप्त प्रशंसा का विवरण देते हुए कुछ भी आप लिख सकते हैं। पत्र वाले हिस्से को पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखिए। निबंध के बारे में भी आपको पढ़ाया, अलग अलग शब्दों पे लिखा जाता है ना। समाचार पत्रों के विज्ञापन, लाभ और हानियां, या कर्म ही सर्वश्रेष्ठ उपासना है। किसी खेल का आंखों देखा वर्णन कीजिए, क्रिकेट के बारे में लिख दीजिए। लोकतंत्र में चुनावों का महत्व क्या होता है, ठीक है, जो इलेक्शन होते हैं, इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। तो निबंध, पत्र, व्याकरण, ठीक है, कविता और उसके बाद में गद्य, ये अगर 5 पोर्शन आपने अच्छी तरीके से याद कर लिए तो पेपर आपका बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं कि आपको चैप्टर भी समझ में आ जाएगा और आप आराम से क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज।